मैं डॉक्टर राजश्री शास्त्री, प्राध्यापक समाजशास्त्र, एक्सीलेंस कॉलेज में पदस्थ हूँ। आज मैं एमए थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट नातेदारी किनशिप सिस्टम पर व्याख्यान दूंगी। नातेदारी, जैसे हम समाज में रहते हैं, समाज का सबसे मुख्य अंग जो है परिवार, और परिवार में हमारे बंधु, हमारे नातेदार और हमारा पूरा एक संबंधियों का एक पूरा ट्री, या उसको हम वृक्ष कह सकते हैं, जो कि हमारी जड़ों को मजबूत करता है। नातेदारी व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और हमारे कर्म के सिद्धांत सब पर आधारित है। ये जन्म और प्रजनन दो पर आधारित व्यवस्था है। हम पूर्व के ज़माने में देखें कि जब व्यक्ति ना तो शिक्षित था, ना उसका कोई एक परमानेंट स्टेचर था, उस समय उसका जो स्टेटस था या उसका जो स्तर था वो उसके नातेदारों की संख्या पर निर्भर करता था। इसीलिए पहले बच्चों को या बच्चों की संख्या पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। नातेदार जो है हमारे रक्त संबंधी होते हैं। ये रक्त संबंधी हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे माता पिता हैं, जिनसे हमारा रक्त का संबंध है, हमारे दादा दादी, हमारे पूरे पूर्वज, उन सब पे व्यवस्था रहती है। दूसरा होता है जनन के संबंधी, मतलब विवाह से उत्पन्न संबंधी। जैसे अगर एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह होता है तो पुरुष और स्त्री के परिवार दोनों आपस में संबंधी बनते हैं, तो ये होता है विवाह से उत्पन्न परिवार। और इसी तरह से अगर बेटे की शादी होती है तो उसकी शादी में जितने संबंधी उसकी तरफ के होंगे वो भी हमारे संबंधी बनते जाते हैं। तो इस तरह से, जैसे मैकाइवर ने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो व्यक्ति भी इतने संबंधों को उसका निर्वाहन करता है या उसके जन्म में इतने संबंध बनते हैं जिससे कि वो एक पूरा वृक्ष के समान, उसकी डालियों के समान, उसकी पत्तियों के समान वो रिश्ते होते हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं और उन रिश्तों को नातेदारी व्यवस्था कहा जाता है। इसकी बहुत अच्छी परिभाषा रॉबिन फॉक्स ने दी है। उनके अनुसार नातेदारी की अत्यंत सामान्य परिभाषा यह है कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक, ख्यात अथवा कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल्पित, वास्तविक तो हमारे रक्त संबंधी है जिन्हें हम देख सकते हैं, हमारे माता पिता, हम अपने दादा दादी के बारे में भी जानते हैं, नाना नानी के बारे में भी जानते हैं। पर कल्पित संबंध मतलब जिसको कि हम इमेजिन करते हैं, तो जैसे कई लोग जो हैं अपना गोत्र जो है वो सूर्य वंश मानते हैं, मतलब वो सूर्य से उत्पन्न मानते हैं। कोई अपना वंश जो है रघुकुल मानता है, कोई चंद्रवंशी माना जाता है। तो और कई लोग जो हैं दूसरे कल्पित पूर्वजों से अपनी उत्पत्ति को मानते हैं। ज़्यादातर ट्राइब्स में होता है, कोई अपने को कछुए से उत्पन्न मानता है, कोई मगर से। तो ये कल्पित है, इसका हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जैसे हम अगर नातेदारी व्यवस्था का अगर उदाहरण देखें तो जैसे परिवार, कुल, गोत्र आदि जो हैं ये नातेदारी समूह हैं। और हम देखते हैं कि हमारा परिवार हमारा प्राथमिक समूह है जिसको कि हम जन्म से प्राप्त करते हैं, और ये हमें हमारी चॉइस नहीं होती बल्कि हम स्वयं उस परिवार में उत्पन्न होते हैं। फिर हमारा कुल होता है जो कि हमारे कई परिवारों से मिलकर बनता है। फिर गोत्र होता है, गोत्र जिसमें कि वो परिवार अपनी उत्पत्ति उस गोत्र से मानता है, तभी सगोत्र विवाह जो है वो वर्जित है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि नातेदारी हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक कई महत्वपूर्ण कार्यों में हमारा सहयोग करती है। अब देखेंगे नातेदारी की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किनशिप सिस्टम। पहला है, यह एक सार्वभौमिक व्यवस्था है। इट्स एन यूनिवर्सल सिस्टम। नातेदारी व्यवस्था विश्व में हर जगह पाई जाती है। उसका प्रकार अलग हो सकता है। जैसे मैट्रियार्कल या मातृ सत्तात्मक परिवारों में नातेदारी व्यवस्था माता के कुल से मानी जाती है, उसमें माता और मामा जो है अभिन्न अंग होता है। उसी तरह से पितृसत्तात्मक परिवारों में नातेदारी व्यवस्था में पिता और बुआ ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इससे जो है, क्योंकि ये सब जगह पाई जाती है, तो इसका महत्व हर समाज और हर समय में होता है। दूसरी विशेषता है, नातेदारी व्यवस्था में विशिष्टता पाई जाती है। मीन्स इट
स्पेसिफिक एंड डिफरेंट फॉर एवरी सोसाइटी। तो इसका स्वरूप हर समाज में भिन्न भिन्न हो सकता है। कहीं पर किसी रिश्तेदार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कहीं पर किसी दूसरे, कहीं मामा ज़्यादा श्रेष्ठ है, कहीं पर बुआ ज़्यादा श्रेष्ठ है, कहीं पर दादा या जो भी वयोवृद्ध व्यक्ति होता है उसकी सत्ता चलती है। फिर तीसरा विशेषता है नातेदारी व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार है। जैसे अगर हम पहले पुरातन समाजों में देखें तो वहाँ पर सत्ता ना तो पैसे से होती थी, ना ही किसी अन्य स्थानों से पाई जाती थी, बल्कि वहाँ पर उसका आधार उसका वंश होता था, उसका कुल होता था और उसके नातेदार होते थे कि वह कितने श्रेष्ठ हैं, वो कितनी संख्या में ज़्यादा हैं। वो उस पूरे समाज को संगठित करने में उनके नातेदारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी। और विवाह या मृत्यु के समय जिसके घर में जितने नातेदार आते थे वो व्यक्ति उतना ही श्रेष्ठ माना जाता था। फिर है यह एक सरल व्यवस्था है। ये इतनी सरल है कि इसको समझना बहुत आसान है। हमारे रक्त संबंधी हमारे नातेदार हैं, हमारे विवाह से उत्पन्न संबंधी हमारे नातेदार हैं, और हमारी जो संस्कार हैं या हमारी जो व्यवस्था है, हमारे नियम जो हैं वो इन नातेदारों के द्वारा सुरक्षित रहते हैं और वो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं। फिर है कि नातेदार एक सरल समाजों की अपेक्षा जटिल समाजों में अधिक भिन्नता रखती है। सरल समाजों में नातेदारों का महत्व बहुत ज़्यादा है, पर जटिल समाज जहाँ पर कि विभिन्न जातियों विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं वहाँ पर नातेदारी व्यवस्था अब उतनी सुदृढ़ नहीं रही है और लोग जो हैं धीरे धीरे अपने ही परिवार में सिमट गए हैं और अब नातेदारों की उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो जटिल समाजों में नातेदारी व्यवस्था उस रूप में नहीं है जिस रूप में यह आदिम समाजों में पाई जाती थी। अब हम देखेंगे नातेदारी के प्रकार। पहला है समरक्तीय नातेदार, कंसेग्विनस किन्स, मतलब जिनके साथ हमारा रक्त का संबंध है, जिनके साथ हमारा जन्म का संबंध है। इसमें आता है माता पिता, भाई बहन, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ये हमारे रक्त संबंधी हैं और इसीलिए इनको हम प्राथमिक संबंधी भी कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण संबंधी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा है विवाह मूलक नातेदार, एफिनल किन्स, जो सामाजिक अथवा कानूनी दृष्टि से मानव विवाह संबंधों द्वारा परस्पर संबंधित होते हैं। अर्थात या तो उसको सामाजिक सहमति मिली होती है या कानून के द्वारा। तो जैसे पति पत्नी जो है वो सामाजिक या धर्म के अनुसार भी विवाह के पश्चात वो पति पत्नी बनते हैं, या वो कोर्ट मैरिज करते हैं तो उनको कानून वह पद देता है। सास ससुर, तभी हम कहते हैं फादर इन लॉ मदर इन लॉ, मतलब वो कानूनी रूप से हमारे जो मदर या फादर हैं। ननद भाभी, जो कि विवाह के बाद पति की बहन जो है हमारी ननद और हमारे भाई की पत्नी हमारी भाभी बनती है। जीजा साली, ये भी विवाह के बाद उत्पन्न संबंध है। नातेदारी के संबंधों के आधार पर ही व्यक्ति को दो परिवारों का सदस्य माना जाता है। जैसे पहला है जन्म का परिवार, फैमिली ऑफ बर्थ, जहाँ पर हमने जन्म लिया, जो हमारे माता पिता के द्वारा उत्पन्न जो परिवार है वो हमारा जन्म का परिवार कहा गया है। दूसरा है जनन का परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, मतलब वह परिवार जो कि पति पत्नी के द्वारा उत्पन्न है और उनकी संतानों से उत्पन्न वह परिवार है। मतलब एक पति अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ इस परिवार का निर्माण करता है। अब देखेंगे नातेदारी की श्रेणियाँ, मतलब कैटेगरीज ऑफ किनशिप। बहुत तरह के रिश्तेदार होते हैं। हम कहते हैं वो हमारी बुआ है, वो हमारे परदादा हैं, वो हमारा कज़िन है, चचेरा भाई है, वो हमारा फुफेरा भाई है। अगर हम कहेंगे ये हमारा भाई है तो व्यक्ति सोचेगा ये इसका सगा भाई है, पर अगर कहेगा ये हमारा चचेरा भाई है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इनके चाचा का बेटा है। तो ये क्या है, हमारी श्रेणियाँ, मतलब हमारे रिश्तों की श्रेणियाँ कितनी हैं। तो इसमें पहली है प्राथमिक नातेदार, प्राइमरी किन्स। इसमें माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र, पति पत्नी का प्राथमिक संबंध जो है वो विवाह के द्वारा होता है, बाकी सब रक्त संबंधी हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है
कि पति पत्नी प्राथमिक संबंधी कैसे हुए। तो ये प्राथमिक संबंधी, क्योंकि इन्हीं से परिवार की उत्पत्ति होती है। पत्नी जो कि दूसरे परिवार से आती है, वह विवाह के बाद उसी परिवार की मानी जाती है, इसलिए वो प्राथमिक संबंधी होगी। दूसरा है द्वितीयक नातेदार, सेकेंडरी किन्स। जो प्राथमिक संबंधी होते हैं, उनके जो प्राथमिक संबंधी होते हैं वो हमारे द्वितीयक संबंधी होते हैं। जैसे प्राथमिक संबंधी, जैसे मेरे पिता मेरे प्राथमिक संबंधी हैं, मेरे पिता के पिता उनके प्राथमिक संबंधी हैं, पर वो दादा जो हैं वो मेरे सेकेंडरी रिलेशन होंगे, मतलब वो हमारे द्वितीयक संबंधी होंगे। इसी तरह से माता मेरी प्राथमिक संबंधी है, माता की माता उनकी प्राथमिक संबंधी है, पर वो मेरी द्वितीयक संबंधी होंगी। मतलब प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी हमारे सेकेंडरी किन होंगे। तीसरा है तृतीयक नातेदारी या संबंधी, टर्शरी। तृतीयक संबंधी को टर्शरी कहते हैं। तो हमारे द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक संबंधी हमारे तृतीयक संबंधी होंगे। जैसे परदादा, तो हमारे पिता, पिता के पिता दादा और दादा के पिता परदादा, तो मतलब हमारे प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी दादा और उनके प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी हमारे वो तृतीयक संबंधी होंगे। तो मर्डॉक ने जो द्वितीयक नातेदार बताए हैं, उन्होंने उसकी संख्या 33 बताई है, 33 बताई है कि द्वितीयक संबंधी एक व्यक्ति के 33 होते हैं और तृतीयक नातेदार जो हैं वो 151 151 होते हैं। तो जैसे परदादा, परदादी और दूसरे जो रिश्तेदार हैं जो कि तीसरी कैटेगरी में आते हैं, उनको हम उस तरह से देखते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हुई, जो कि प्राथमिक संबंधी, द्वितीयक संबंधी और तृतीयक संबंधी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्राथमिक संबंधी हैं, दूसरे हमारे द्वितीयक संबंधी हैं और तृतीयक संबंधी हमारे द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं। अब देखेंगे नातेदारी संज्ञाएं या शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। जैसे हम किसी का नाम लेते हैं, मीना, या हम कहें अजय, तो हमें पता होता है कि हम किसको संबोधित कर रहे हैं। उसी तरह से नातेदारी में भी ये संज्ञाएं होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हम इस समय किस रिश्तेदार के बारे में बता रहे हैं। जैसे अगर हम कहें नाना, जो दूसरा व्यक्ति वो समझ जाएगा कि ये अपने माँ के पिता के बारे में बात कर रहा है, तो ये होती है संज्ञा। कई समाजों में कई जो संज्ञाएं होती हैं वो कॉमन होती हैं, कोई जो है विशिष्ट होती है। तो इस तरह से हम पहला इसको देखेंगे। पहला होता है वर्गीकृत व्यवस्था, क्लासिफिकेटरी सिस्टम। अनेक संबंधियों को एक ही वर्ग तथा श्रेणी में रखा जाता है, एक ही संज्ञा से संबोधित किया जाता है। जैसे अगर हम फॉरेन में देखें तो हर चाचा, ममेरे, सब मामा के लिए, सबके लिए अंकल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और सबके लिए आंट या आंटी का। तो उससे ये नहीं पता चलता कि ये रिश्ता कौन सा है, माँ की तरफ का है या पिता की तरफ का है। पर भारत में ये संज्ञाएं इतनी विशिष्ट हैं कि हमको बोलते ही समझ में आ जाता है कि हम किस रिश्तेदार के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कोमांचे है, कोमांचे समाज में पिता शब्द का प्रयोग केवल वास्तविक अर्थात बायोलॉजिकल फादर के लिए ही नहीं किया जाता, अपितु पिता के भाई और माता की बहन के पति मतलब मौसा के लिए भी किया जाता है। जैसे हम अपने यहाँ भी देखें तो गांव में बड़े पिता, छोटे पिता, इस तरह के शब्द जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं ताऊ के लिए और चाचा के लिए भी। असम में सेमा नागा जनजाति के लोग अजा शब्द का प्रयोग माता, चाची, मौसी के लिए करते हैं। कुकी जनजाति में हेपू शब्द का प्रयोग दादा, नाना, मामा, पत्नी के पिता, ससुर या भांजा के लिए किया जाता है। तो उसमें ये क्लियर नहीं होता कि उस समय जो हेपू है वो किसके लिए बोला जा रहा है, पर उन जनजातियों में उसका एक वर्गीकरण किया गया है। दूसरा है विशिष्ट व्यवस्था, डिस्क्रिप्टिव सिस्टम। ये वह है जिसमें कि हमें उस रिश्ते का नाम लेते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये किसके लिए बोला गया है। केवल एक विशिष्ट संज्ञा का ही प्रयोग किया जाता है, एक शब्द ही एक संबंधी का बोध कराता है। जैसे पिता, माता, पुत्र, पुत्री, दादा, नाना, चाचा, ताऊ, मामा। इस व्यवस्था में भी कुछ नातेदारी पद ऐसे हैं जिनका प्रयोग एकाधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे भाई का प्रयोग
सगे भाई, चचेरे, फुफेरे या ममेरे भाई के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है हम ये देखते हैं कि ये संज्ञाएं जो हैं वह हमें किसी रिश्ते की समीपता या उसकी दूरी का एहसास भी कराते हैं, जैसे सगे संबंधी और दूरस्थ संबंधी। तो ये संज्ञाएं नातेदारी व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम देखेंगे नातेदारी व्यवहार या प्रथाएं, किनशिप यूसेजेस, कि किस तरह नातेदारी में कौन कौन सी चीज़ें मान्य हैं, कौन सी चीज़ों को मतलब टैबू किया गया है। व्यवहार की सीमाएं निश्चित हो जाती हैं। विभिन्न श्रेणी के नातेदारों से हमारा व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है। नातेदारों से व्यवहार करने की भी कुछ प्रथाएं हैं, कुछ नियम हैं, जिससे कि हम ये डिफाइन करते हैं कि किस रिश्तेदार के साथ हमको कैसे व्यवहार करना है। अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बड़ा है, तो हम उसके पैर छूते हैं, उसको अभिवादन करते हैं या उनसे दूरी बना के रखते हैं। जो हमसे छोटा है उससे हमारा संबंध घनिष्ठता का होता है और हम उससे बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। तो ये भी बिल्कुल डिफाइंड है कि हमारा व्यवहार कैसा होगा। तो पहला है परिहार या विमुक्ता, मीन्स अवॉइडेंस। ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको कि हम अवॉइड करते हैं, जिनसे हम दूर रहते हैं। समाज में यह माना गया कि कुछ रिश्तों में दूरी बनाकर रखना अच्छा है। जैसे हम देखते हैं मतलब बहू, पुत्रवधू और ससुर, इन दोनों में परिहार का संबंध होता है। दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। जो बहू है वो घूंघट करेगी या वो जहाँ पे ससुर आ रहे होंगे उस स्थान से हट जाएगी। जेठ और बहू का संबंध भी ऐसा है जिसमें कि वो घूंघट करती है। वयोवृद्ध संबंधी, उनसे भी पर्दा किया जाता है। और अगर कोई वयोवृद्ध संबंधी या कोई इस तरह का संबंधी घर में प्रवेश करता है तो वो खासकर या कुछ आवाज़ करके ये बता देता है कि वह घर पर आ गया है। तो अब जो वधुएं हैं या जो पुत्र वधू हैं वो अपना स्थान वहाँ से हटा लें या वो दूसरी जगह पर चली जाएं। तो ये जो है कि अवॉइडेंस क्यों किया जाता है, ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आदर के लिए किया जाता है। क्योंकि पहले ज़माने में हम ये देखें कि उनके पास उतनी चीज़ें मतलब वस्तुएं नहीं होती थीं कि जिससे कि वो एक दूसरे को अवॉइड कर सकें। मतलब वस्त्र भी सीमित होते थे। तो उन ऐसे अगर टैबूज़ को या ऐसे इंसेस्ट से दूर रहने के लिए या कोई ऐसे संबंधों को ना पनपने के लिए इस तरह का अवॉइडेंस शुरू किया गया था। फिर कई समाजों में सास अपने दामाद से घूंघट करती है। समाज में मतलब जो सास है वो दामाद को अवॉइड करती है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये है कि पहले जो शादियां होती थी बहुत लड़कियों की बहुत जल्दी हो जाती थी और माँ और बेटी में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता था। तो दामाद को वो अपनी शक्ल नहीं दिखाती थी कि जिस तरह से कोई गलत संबंध ना पनप पाए। तो इसलिए सास दामाद से घूंघट करती थी और उससे बात भी नहीं करती थी। जैसे एक जगह है न्यू गिनी, वहाँ की बोकाओ जनजाति में दामाद जो है वो सास ससुर का परिहार प्रचलित है। वे एक दूसरे को ना तो देखते हैं और ना छूते हैं। मतलब अगर वो उनको कभी एक दूसरे के सामने खाना खाना पड़े तो सास ससुर जो हैं पूरा अपना सर और पूरा ढककर जो है वो, और दामाद भी अपना सर पूरा मुंह ढककर खाना ग्रहण करता है। और इस बात को बहुत बुरा माना जाता है कि अगर वो एक दूसरे की शक्ल देख लें। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की अनेक जनजातियों में परिहार संबंधों का कठोरता से पालन किया जाता है। सास का दामाद को देखना या उससे बात करना तो दूर, उसका नाम भी सुनने की मनाही है। ऐसे नियमों का उल्लंघन करने पर दामाद को गांव से निकाल दिया जाता है या उनका तलाक कर दिया जाता है। मतलब ये परिहार संबंध कितना इम्पोर्टेंट है या उसका नियम कितना स्ट्रांग है कि कोई भी इस बात मतलब इसमें अगर हम कहें कि आज तो हम देखें कि दामाद जो है वो घर का बेटा ही होता है, पर उस समय जबकि घर छोटे होते थे, एक कमरा होता था, उस समय लड़की का विवाह कर दिया तो वो लड़की उनके लिए पराई हो गई। तो वो दामाद भी उनको उतना ही उसको वर्जित माना जाता था या उनसे कोई संबंध नहीं रखा जाता था। फिर है जिन संबंधियों में परिहार संबंध पाए जाते हैं, ये विभिन्न जनजातियों में भी पाए जाते हैं, कुछ देशों में भी पाए जाते हैं। पहला है भाई बहन का परिहार। ये एक बहुत अनोखा परिहार है जिसमें भाई अपनी बहन और बहन अपने भाई को सामने नहीं आती या वो उनकी शक्ल नहीं देखते। यहाँ तक कि
अगर बहन मर भी जाए तो भी भाई को उसकी डेड बॉडी देखने का अधिकार नहीं है। इसको बहुत बुरा माना जाता है। ये कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ में कॉमन है। दूसरा है सास और दामाद का। तीसरा सास और बहू का। ससुर और बहू का। ससुर और दामाद का। ज्येष्ठ एवं छोटे भाई की पत्नी में परिहार, ये भी कॉमन है। पत्नी की बड़ी बहन से परिहार, मतलब जो पत्नी की बड़ी बहन होती है उसके साथ भी अवॉइडेंस का संबंध रखा जाता है। ये तो हो गया अवॉइडेंस, जिन रिश्तेदारों को हम दूरी रखते हैं या जिनसे हम संबंध कम बनाते हैं, कम से कम बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो उसको कहते हैं अवॉइडेंस का संबंध। दूसरा है परिहास या जोकिंग रिलेशनशिप, जो कि उसका बिल्कुल उल्टा है। ये संबंधों की घनिष्ठता, प्रगाढ़ता एवं सामीप्य दर्शाता है। इसमें जो संबंधी होते हैं वो एक दूसरे के से मित्रवत व्यवहार करते हैं, मजाक करते हैं और एक दूसरे का जो टॉन्ट भी करते हैं, गाली देते हैं, अश्लील मजाक भी करते हैं, और उनको ये छूट होती है कि वो इस तरह के संबंधों को बनाकर रख सकते हैं। ये जैसे सबसे ज़्यादा है जीजा साली का, देवर भाभी का, मामा भांजा का, जो कि ये जोकिंग रिलेशनशिप है या परिहास का संबंध है। यह इसलिए भी है कि विवाह के बाद दो परिवार एक हो जाते हैं, और उसमें जैसे अगर जीजा साली है तो अगर वो साली से जीजा जो है मित्रवत या प्रिय व्यवहार करता है तो इससे उस परिवार में मधुरता आती है या वो लोग समीप आते हैं। जीजा जब घर आएगा तो वो उसको अटपटा नहीं लगेगा कि सास ससुर तो एक थोड़ा अलग रहते हैं, पर साली, छोटी साली जो है, छोटी बहन जो है, वो उनका ध्यान रखती है और उनके साथ वो मित्रवत व्यवहार करती है। इसी तरह से जो पत्नी है वो विवाह के बाद जो देवर होता है वो उसको घर में एक मित्र की तरह लगता है और वह उससे अपनी प्रॉब्लम्स और दूसरी बातें शेयर करती हैं। बैगा तथा उरांव जनजातियों में दादा दादी पोते पोतियों के बीच भी परिहास संबंध पाए जाते हैं। मतलब ये भी एक बहुत अच्छी परंपरा है जिसमें कि जो पोते पोती हैं वो अपने दादा दादी को अपना मित्र समझ के वो कहानियाँ सुनते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, और जो टॉन्ट करते हैं, जो एक दूसरे को हम बताते हैं कि आप में ये कमी है, इससे व्यक्ति को अपनी कमियों का पता चलता है और हंसते हंसते वो आपकी जो कमियां हैं वो आपको बताते हैं। अरे तुम टक कर बोल रही हो, अरे तुम श को स बोल रही हो। तो ये जो कमियां हैं अगर वो हमारे रिश्तेदार हमें बताते हैं तो हम उन कमियों को दूर कर सकते हैं। या तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, इसका खाना कौन खाएगा। तो ये मजाक मजाक में जो है हम उनको व्यवहार भी सिखाते हैं। फिर तीसरा है मातुलेय, जिसको कि अवंकुलेट कहते हैं। यह जो है मामा द्वारा भांजे भांजियों को जो प्यार किया जाता है वो उसको कहा जाता है। जैसे जो मैट्रियार्कल या मातृ सत्तात्मक परिवार होते हैं उसमें जो मामा होता है उसकी इम्पोर्टेंस पति से ज़्यादा होती है। मतलब पति जो है वह तो उस घर में उसका कोई स्थान नहीं होता है, सिर्फ जो माँ का भाई है वही सारे अधिकारों को भोगता है। तो उसके जो भांजे भांजियाँ होते हैं उसको वो प्राथमिकता देता है, उनके सारे कार्यों या सारे निर्णयों को वही लेता है, और मामा का अधिकार पिता से अधिक होता है। मामा की संपत्ति जो है वो भांजे को हस्तांतरित होती है। हैदा तथा ट्रोबियांत जनजाति में 10-12 वर्ष की आयु का लड़का अपने मामा की सेवा करने अपने मामा के घर जाता है। वह मामा के गोत्र, जादू, धर्म का उत्तराधिकारी होता है। मतलब हम देखें जनजातियों में जो उनका जादू या धर्म होता है ये बहुत विशेष होता है, उसको हर किसी को नहीं दिया जाता, पर मामा अपने भांजे को अपनी वह कला हस्तांतरित करता है। होपी में विवाह पूर्व पुत्र जो है वो पिता के साथ रहता है, परंतु विवाह के पश्चात वह मामा के यहाँ चला जाता है। तो ये इसमें मातुले में जो है मामा की इम्पोर्टेंस या माँ के परिवार की इम्पोर्टेंस जो है वो बताई जाती है, और इस तरह से उनके नातेदार या उनके व्यवहार को निश्चित किया जाता है। फिर चौथा है पितृश्वेव एमिटेट। यह मातुले का उल्टा है। इसमें जो पिता की बहन या अर्थात बुआ जो होती है वह सबसे ज़्यादा उसके राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं। बुआ ही बच्चों के पोषण को नियंत्रित करती है, उनके जीवन को नियंत्रित करती है, और विवाह का उत्तरदायित्व भी निभाती है कि कहाँ विवाह होगा, कैसे होगा, और वह उसके जो नाम है नामकरण में भी बुआ द्वारा ही
नाम रखा जाता है। पितृसत्तात्मक ये सत्ता है, इसमें व्यक्ति अपनी माँ से अधिक अपनी बुआ का सम्मान करता है। टोडा, मेलनेशिया के कुछ भागों में, दक्षिण अफ्रीका की जनजातियों, बैक्स द्वीप समूहों में यह प्रथा पाई जाती है। फिर है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सह प्रसविता कुवेड। कुवेड व्यवस्था है, ये खासी और टोडा जनजातियों में पाई जाती है जो कि मातृवंशीय है। इसमें यह है कि अगर आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है तो वो जो पति है वह उसके साथ पूरा वैसा ही व्यवहार वो भी करता है जैसा कि एक प्रेग्नेंट लेडी करती है। वह उसी तरह से आराम करता है, मतलब पत्नी तो काम पे जाती है, वो लकड़ी बीन के लाएगी, वो पानी भर के लाएगी, वो सारे काम करेगी, पर पति जो है घर में चारपाई पे लेट कर आराम करता है। उसको बहुत बढ़िया खाना खिलाया जाता है, उसको इतने अच्छाई से रखा जाता है और पत्नी पूरा काम करती है। और जब उसका लेबर, मतलब जब वो बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो उस दर्द को भी जितना वो चीखती है उससे ज़्यादा उसका पति चीखता है। तो ये जो है इस बात का द्योतक है कि वहाँ पर क्योंकि बहुपति सिस्टम है, तो बच्चे का पिता कौन है, वो जो ये सह प्रसविता निभाता है, वो उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर माना जाता है। और इसके अलावा वो लोग जो जनजातियां हैं वो जादू टोना अंधविश्वासी होती हैं, तो उनका ये मानना है कि उन स्पिरिट्स को या उन आत्माओं को भटकाने के लिए अगर पति जोर जोर से चिल्लाता है या वो प्रेग्नेंट होने का नाटक करता है, तो वो जो बुरी जो शक्तियाँ हैं वो अपनी उसकी पत्नी को छोड़कर चली जाएंगी और पत्नी की रक्षा के लिए वो ये कार्य करता है। फिर है छठा, टेक्नोनिमी या परोक्ष संबोधन। ये टाइलर ने इसको सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, जो कि उसने ये कहा था कि कई बार हम अपने जो संबंधी हैं उनको तीसरे नाम से बुलाते हैं। मतलब टेक्नोनॉमी जो है वैसे इसका मतलब होता है जो छोटा बच्चा। जब हम किसी संबंधी को छोटे बच्चे के नाम से बुलाएं तो उसको टेक्नोनॉमी कहते हैं। जैसे राजू की माँ या राजू की दादी या मुन्ने की बुआ, तो ये टेक्नोनॉमी होगा। और हम देखते हैं भारत में इस तरह से काफ़ी संबोधन किया जाता है, या गप्पू के पापा या गप्पू की माँ। तो इस तरह से हम उसका डायरेक्ट संबोधन नहीं करते, बल्कि एक बच्चे के नाम पर उसके पद को या उसके रिश्ते को बताते हैं। तो ये हो गया नातेदारी व्यवस्था के जो यूसेस थे। तो इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं, सोशल फंक्शंस क्या हैं, सामाजिक प्रकार क्या हैं, तो ये मैं संक्षेप में बता देती हूँ कि इसकी इम्पॉर्टेंस है। पहला तो संस्कार, जन्म, शिक्षा, विवाह, मृत्यु, उत्तराधिकार का जो डिसीजन होता है नातेदारी व्यवस्था से ही पता चलता है कि संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, बेटी बनेगी या पुत्र बनेगा। अगर मैट्रियार्कल है तो बेटी बनती है और अगर पैट्रियार्कल है तो पुत्र बनता है। विवाह किससे होगा, किस गोत्र में होगा, किस परिवार में होगा, ये सब भी नातेदारी की सिस्टम से ही डिसाइड होता है। दूसरा है सामाजिक व्यवहार का नियमन, रेगुलेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। हमें बड़ों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, किससे हमको पर्दा करना चाहिए, किसके साथ हमें मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, इसका भी जो निर्णायक होता है वो हमारे नातेदार होते हैं। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखना, टू मेंटेन सोशो कल्चरल कंटिन्यूटी। तो ये हो गए इसके सामाजिक फंक्शंस। और अब हम ये देखते हैं कि इससे हमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं नातेदारी व्यवस्था, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमको ये सब पता है कि हमारे रिश्तेदार कौन है। तो पहला इसका जो प्रश्न आ सकता है वो है नातेदारी व्यवस्था के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या रीतियां हैं। तो इसमें हमें जो हमने कहा परिहास, अवॉइडेंस, इन सबको जो है लिखना है। अब अगर हम शॉर्ट उसमें देखें तो भी बता सकते हैं कि मर्डॉक ने कितने प्रकार के द्वितीयक संबंध बताए या मर्डॉक ने कितने प्रकार के तृतीयक संबंध बताए। नातेदारी व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए, नातेदारी व्यवस्था के फंक्शन, सामाजिक फंक्शंस के बारे में लिखिए, या नातेदारी व्यवस्था को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये आपका नातेदारी व्यवस्था आज समाप्त हुआ। थैंक यू।